सो नॉइस एक हैजर्ड्स है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और डिफरेंट टेक्निक्स को हम लोगों ने यूज किया था कि किस तरीके से हम लोग नॉइस हैजार्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली नॉइस को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स हम लोग यूज करते थे कि नॉइस हैजार्ड्स को उसके सोर्स के ऊपर ही हम लोग जो है कंट्रोल कर लें। मीन्स जहाँ से सोर्स है उसका, यानी जहां से वो हजार्ड स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर पंखा खट खट की आवाज कर रहा है, नॉइस क्रिएट कर रहा है, तो वहां पर आपको उसी सोर्स पे ही उसको एलिमिनेट करना है। ऑयलिंग या इंक्रीजिंग कर दिया जाए तो वो एलिमिनेट हो जाता है। देन उसके बाद फिर उसके पाथ को हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं कि जो उसका रास्ता है, फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्ट आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके पाथ को, फॉर एग्जाम्पल एक रूम से दूसरे रूम में नॉइस अगर आ रही है, ट्रेवल कर रही है, डायरेक्ट आ रही है, तो हम उस डोर को क्लोज करेंगे, आइसोलेट करेंगे, तो वो आवाज रुक जाती है। देन उसके बाद फिर तीसरा तरीका होता है कि पर्सन को हम लोग थोड़ा सा दूर कर दें। तो अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो जो नॉइस की जो इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है। अगर पास 1 मीटर है तो 90 डेसिबल की आवाज सुनाई दे रही है, अगर दूरी बढ़ा दें 2 मीटर कर दें तो 84 डेसिबल है, अगर 3 मीटर कर दें या 4 मीटर की डिस्टेंस कर दें उस सोर्स से तो 78 डेसिबल की आवाज हो जाती है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये जो सोर्स पे कंट्रोल कर लेना है, फिर पाथ को कंट्रोल कर लेना है, फिर उसके बाद डिस्टेंस क्रिएट करना है। इसके अलावा भी कंट्रोल मेजर्स में एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हमारी पीपीईज होती हैं वो लास्ट चॉइस होती हैं इन प्रैक्टिस, कि हम ईयर डिफेंडर्स को यूज करें। ईयर डिफेंडर्स हमारे नॉइस एक्सपोजर को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। जितना हम लोग को जितना हार्म करने वाली जो इंटेंसिटी होती है, लाउडनेस होती है, उसको वो डिक्रीज कर देता है, कि वो इतना कर दे कि वो नुकसान ना पहुंचाए। सो बताया कि पीपीज इज द लास्ट चॉइस इन प्रैक्टिस। ईयर डिफेंडर रिड्यूसेस द नॉइस एक्सपोजर लेस देन आर ऑफन क्लेम्ड बिकॉज दे, जितना क्लेम किया जाता है उससे भी कम पे कर देता है। सो कहा कि बिकॉज दे आर नॉट वॉर्न करेक्टली, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि जैसे क्लेम किया है कि हमारा जो ईयर डिफेंडर्स है, यानी ईयर मफ, जैसे ये इस चीज जो बड़ा सा होता है ना, इसको ईयर मफ या ईयर डिफेंडर कहते हैं। ये ईयर मफ है, एक छोटा छोटा होता है जो कानों के अंदर हम लोग अंदर पेनिट्रेट कर लेते हैं, उसको ईयर प्लग कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पीपीएस को यूज करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर प्रॉपर तरीके से पीपीएस को नहीं यूज किया, या पीपीएस जो है वो फिट नहीं हो रही है, एकदम सेट नहीं हो रही है, तो उसके वजह से जितना क्लेम किया गया है कि नॉइस को रिड्यूस करेगा तो उतना नहीं कर पाता है। या फिर उसकी जो रख रखाव की वजह से वो सही नहीं है। फॉर एग्जांपल ईयर प्लग है, उसको प्रॉपरली अगर इंसर्ट नहीं किया है अंदर कानों के अंदर, तो भी क्या होगा कि वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। या कोई पीपीज है, ईयर मफ या ईयर प्लग किसी को अनकंफर्टेबल है या इनकन्वीनियंट टू वियर है, जैसे हेलमेट भी यूज करना जरूरी है और वहां पर ईयर मफ भी लगाना चाहते हैं, तो ये प्रॉपरली सेट नहीं होता है। उसके लिए एक अलग से डिजाइन होता है जिसमें हेलमेट में ही वो ये ईयर मफ आपका लगा होता है। तो अगर मेंटेन नहीं किया गया है या कंफर्टेबल नहीं है, इनकन्वीनियंट है, या आ, जो भी और उसके अंदर फेल्योर टू हियर द अलार्म से कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे अगर ईयरमफ आपने यूज कर लिया किसी ऐसी जगह पर जहां कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो भी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल रोड के वर्कर हैं, रोड को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते, उसी रोड पे ही मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का वर्क होना है। आपने बैरिकेड साइनेज बोर्ड लगा दिया है और वहां पर जो लोग हैं वो ऐसे इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं जो चिपिंग मशीन जैसे, तो जो नॉइस क्रिएट कर रही है, तो उसने ईयर मफ लगा रखा है। तो एक प्रॉब्लम्स ये भी है कि एक हजार्ड इंक्रीज हो जाता है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अलार्म है या व्हीकल्स है, उसके हॉर्न्स को नहीं सुन सकते या इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुन सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से वो 100% नहीं दे पाते हैं जो पीपीज होती हैं प्रोडक्शन। तो कहा कि सो वेयर देयर इज नो प्रैक्टिकेबल अल्टरनेटिव पीपीएस मस्ट बी। अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कि जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ा के कम कर लीजिए, ये एक अल्टरनेटिव है पीपीएस का, या जो है आप उसके सोर्स पे ही खत्म कर दिए या पाथ को रोक लीजिए,
तो अल्टरनेटिव में नहीं है कि इसको नहीं कर सकते तो आपको पीपीज ही देना पड़ेगा। तो पीपीज जब भी होगा तो प्रॉपरली सिलेक्टेड होना चाहिए और प्रॉपर रिस्क असेसमेंट होना चाहिए पीपीज का, टेक्निकली सुइटेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, जो अदर पीपीज कोई पहन रहा है उसके साथ वो सेट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो प्रॉपरली सिलेक्टेड होना चाहिए और प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए और प्रॉपरली यूज्ड होना चाहिए। तो सिलेक्शन सही हो पीपीज का, सही सिलेक्शन, फिर प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए, प्रॉपरली यूज किया जाना चाहिए ताकि वो सही तरीके से कर सकें उसको। So hearing protection need to be worn all the times by people who are working in the noisy places। हमेशा पहन के रखना है उनको, अगर noisy places में काम कर रहे हैं तो उनको पहन के रखना होगा उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉर द टाइम बिंग दिखाने के लिए पहना फिर हटा लिया। टाइप्स ऑफ ईयर प्रोटेक्शंस, ईयर डिफेंडर जिसको ईयर मफ कहते हैं हम लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज्यादा नॉइस को रिड्यूस करता है क्योंकि ये ओवरऑल पूरे कवर कर लेता है। कुछ फायदे हैं कि ज्यादा नॉइस को रिड्यूस करता है, कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये पूरे को कवर कर लेता है तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है ना। हाई डिग्री ऑफ मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है इसमें और सही तरीके से यूज होना चाहिए। कुछ पीपीज के साथ ये कंफर्टेबली सेट नहीं होती है, इसे हेलमेट के साथ, तो इसके लिए हेलमेट वाला अलग से ईयर मफ आता है जिसमें हेलमेट में ही वो अटैच होता है। ईयर प्लग होता है जो कम नॉइस रिड्यूस करता है, ये फोम और रबर का होता है जो ईयर के कैनाल के अंदर फिट हो जाता है। डिस्पोजेबल और रीयूजेबल होता है, इसको आप डिस्पोज भी कर सकते हैं बाद में। तो जहां पर कम नॉइस रिड्यूस करना होता है वहां पर यूज करते हैं, लेकिन हाइजीन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम लोग, चूंकि फंगल इन्फेक्शन है या और भी अदर चीजें कानों के अंदर हो सकती हैं जिसको प्रॉपरली हाइजीन का मेंटेनेंस, हाइजीन को ध्यान में रखते हुए ही यूज करना चाहिए। फिर एटुएशन बोलते हैं कि रिडक्शन, दैट वो लेवल ऑफ रिडक्शन या वो क्वांटिटी ऑफ वॉइस जिसको हमारे ईयर प्रोटेक्शन या ईयर प्रोटेक्टर्स हमारी पीपीज ने रिड्यूस किया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि एटेन्युएशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि द रिडक्शंस दैट ईयर डिफेंडर प्रोवाइड इज नोन एज एटेन्युएशन। तो हमारा जो एटेन्युएशन होता है वो कितना है इस चीज को हमेशा ध्यान में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो जैसे किसी ऐसी जगह पर काम हो रहा है जहां पर थोड़ा सा हमको कम्युनिकेशन को भी मेंटेन करना है, हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आवाज भी रिड्यूस हो जाए, नॉइज भी रिड्यूस हो जाए और हम कम्युनिकेट भी करें तो सुन ले कोई, तो वहां पर ईयर प्लग जो है वो हम लोग देते हैं, इसको दबा करके कान के अंदर धंसा दिया जाता है कैनाल के अंदर। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा फिल्टर नहीं करता है। तो एटुनेशन जो होता है वो लेवल ऑफ रिडक्शंस को बोलते हैं कि कितना रिड्यूस किया है नॉइज को हमारे जो ईयर डिफेंडर्स हैं, यानी ईयर पीपीज हैं जो हमारे कानों के पीपीज हैं। फिर हेल्थ सर्विलांस, जो हेल्थ सर्विलांस होता है ये एक हेल्थ सर्विलांस का मतलब होता है कि अपने एम्प्लॉइज की हेल्थ की कंडीशन को ध्यान में रखना, नजर में रखना। तो हेल्थ सर्विलांस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें बहुत से मेथड यूज किए जाते हैं, बहुत से टेक्निक्स यूज की जाती हैं, बहुत से डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जिसको ये क्यों यूज किए जाते हैं, टू डिटेक्ट एंड असेस द अर्ली साइन ऑफ वर्क रिलेटेड इल हेल्थ। किसी डिजीज जो अर्ली सिम्टम्स एंड साइंस किसी डिजीज का जो वर्क रिलेटेड हो उसको हम लोग पहचान लें। बहुत से हजार्ड होते हैं, जैसे नॉइस हजार्ड है, वाइब्रेशन है, आयोनाइजिंग रेडिएशन है, सॉल्वेंट फ्यूम्स, डस्ट, बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से डिजीजेस पैदा होती हैं। तो इन डिजीजों को कंट्रोल करने के लिए फिर हियरिंग ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है। हियरिंग ऑडियोमेट्री टेस्ट क्या होता है कि इसमें एक पिच दी जाती है, कानों में हम लोगों को सुनाया जाता है, जिस तरीके से ये ईयरमफ की तरह डिवाइस होती है और वो सिस्टम से वो जुड़ी होती है। तो उसमें डिफरेंट सीरीज ऑफ टोन्स को प्ले किया जाता है हेडफोन्स में और इवोल्यूट किया जाता है नॉइस हजार्ड को। तो उसमें जो टोन्स होता है उसकी डिफरेंट अलग अलग पिच होती है, जिसको फ्रीक्वेंसी, अलग फ्रीक्वेंसी और अलग इंटेंसिटी, लाउडनेस की नॉइस को उसमें सुनाया जाता है। और ये एकदम सील पैक जो है वो एयर सील होता है जिसमें बाहर कोई नॉइस नहीं आती है। तो इससे फिर देखा जाता है कि सुनने की क्षमता क्या है हमारी। तो ऑडियोमेट्री टेस्ट करा के हेल्थ सर्विलांस होता है, यानी कानों के सुनने की क्षमता को देखा जाता है। फिर एक लेवल ऑफ हजार्ड यानी हियरिंग जो नॉइस की बात करते हैं कि अगर 80 से यानी 70 से ऊपर की जो डीबी डेसिबल की नॉइस होती है वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, वो सीवियर होती है। अगर 70 से 50 और 60 के बीच में है तो मॉडरेट सीवियर कहलाती है। उस तरीके से 40 से 55 लगभग है तो मॉडरेट में कहलाती है। अगर उसके 40 से 30 या 40 से 25 के बीच में है तो माइल्ड कहलाती है। और 20 यानी 15 से 25 तक की स्लाइड्स होती है, उसी तरीके से 10 से 0 से लेकर के 15 तक के
वो नॉर्मल डेसिबल की आवाज़ कहलाती है। तो ये जो है वो हमारे लिए हाँ नुकसानदेह होती है, जो सीवियर लेवल की है। इसीलिए फैक्ट्री एक्ट 1948 हमारे कारखाना अधिनियम 1984 में कारखाने के अंदर 85 डेसिबल की अगर आवाज़ है तो उसमें 8 घंटे की शिफ्ट वर्कर काम कर सकता है, ये एज पर द लॉ है। कौन हेल्थ सर्विलांस को करता है? तो उसके लिए स्पेशल कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए। जैसे पर्सन में बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक चेक्स लाइक स्किन सर्विलांस एंड एक्सेट्रा। हो सकता है वो इंटरनल हो सकता है वो एक्सटर्नल हो। सुपरवाइजर है, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव या फर्स्ट एडर है, उसको असाइन कर दिया गया है कि अर्ली स्टेजेस को आप देखिए। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बुलाया जाता है, जिसको कुछ कॉम्प्लिकेटेड है जो टेस्ट होते हैं, जैसे लंग्स टेस्ट है, हियरिंग टेस्ट है, तो उसके लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियन को बुलाया जाता है। हेल्थ नर्स होती हैं या ऑक्यूपेशनल हाइजीनिस्ट होती हैं। तो नॉइसी प्लेस के अंदर हेल्थ सर्विलांस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक पीरियोडिक हियरिंग चेकअप होना चाहिए ताकि अर्ली सिम्टम्स को हम लोग डिटेक्ट कर सकें। वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को एजुकेट करिए नॉइस हजार्ड्स के बारे में, उसके रिस्क के बारे में। लोग वर्कर्स और एम्प्लॉयज की हेल्थ के रिकॉर्ड्स को हमेशा चेक करके और मेंटेन करके नोट करके रखिए, जरूरत पड़ने पर उसको दिखाइए। और इंश्योर करते रहिए कि कोई प्रोन हियरिंग डैमेज नहीं हो रहा है, जो डॉक्टर एग्जामाइन करके बताएगा। अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स को सजेस्ट करते रहिए जिस जगह पर नॉइस का हजार्ड है, लेवल ऑफ नॉइस ज़्यादा है। और उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को इन्फोर्स कर लिए उस प्लेस के ऊपर जहां पर भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, नॉइसी प्लेस है। और अल्टरनेटिव्स वर्क टू एम्प्लॉयज को हमेशा ध्यान में रखिए कि असाइन करते रहिए अल्टरनेट वर्क में। जैसे एक ही में नहीं बिजी रखिए, जहाँ नॉइसी वर्क प्लेस है तो उसमें जॉब शिफ्टिंग कर दिए, जॉब रोटेशन करिए, ड्यूरेशन को कम करिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इंश्योर रिपीटेटिव एंड कॉन्टिन्यूड हेल्थ सर्विलांस हमेशा मेंटेन रखिए। जो रिपीटेटिव काम है, बार बार रिपीट हो रही है, जो एक ही नॉइसी मशीन के ऊपर ही वही काम कर रहा है एक बंदा, तो उसको जो है वो सर्विलांस, हेल्थ सर्विलांस पे रखना पड़ेगा। दूसरा हजार्ड, ये तो नॉइस हजार्ड हुआ, फिर दूसरा हजार्ड होता है हमारा वाइब्रेशन का। तो वाइब्रेशन जो है वो एक तरह से खतरा माना जाता है, एक हजार्ड माना जाता है। तो वाइब्रेशन जो एक टर्म है, इज द टर्म गिवन टू शेकिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी बैक एंड फोर्थ अराउंड एंड ए फिक्स पॉइंट। बॉडी का शेक करना, हिलना जो है वो वाइब्रेशन कहलाता है। तो वाइब्रेशन में दो प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं। अगर सिर्फ आपका सिर्फ हैंड हिल रहा है, हैंड वाइब्रेट कर रहा है, तो उसको हैंड आर्म वाइब्रेशन बोलते हैं। अगर आपका पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो उसको फुल बॉडी वाइब्रेशन कहते हैं। तो कहा हैंड आर्म वाइब्रेशंस, एक जब हैंड आर्म वाइब्रेशन कोई ऐसा काम कर रहा है बंदा जिसमें लगातार, जैसे ये चिपिंग मशीन यूज कर रहा है और तो इसके अंदर वाइब्रेशन है, तो चिपिंग मशीन लगातार अगर कोई यूज कर रहा है तो उसके अंदर क्या होता है कि हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम जो है वो पैदा हो जाती है, एक डिजीज कॉज हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम। तो हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम इज ए डिफिशियंसी, एक डिफिशियंसी होती है कॉज्ड बाय हैंड हेल्ड वाइब्रेटिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट। जो कि हाथों से जो वाइब्रेटिंग मशीन यूज कर रहे हैं, चिपिंग मशीन है, ग्राइंडिंग है, कटिंग है, अगर इसको लंबे समय तक के कोई वर्कर्स यूज करता है और वाइब्रेशन एक्सपोजर हाथों में ज्यादा होता है तो उसके हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम हो जाएगा, एक डिफिशियंसी होती है। इसमें क्या होती है कि लंबे समय तक के वाइब्रेटिंग मशीन को यूज करने की वजह से फिंगर्स और हैंड आर्म्स की जो वीन्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, उसको डैमेज कर देती हैं। तो कहा था वाइब्रेशन फ्रॉम द सपोर्टिंग सरफेस लाइक सीट और फ्लोर ट्रांसमिट थ्रू द होल बॉडी कॉज डिफिशियंसी कॉज होल बॉडी वाइब्रेशन सिंड्रोम। और जो ऐसे वाइब्रेशन होते हैं जिसके अंदर पूरी बॉडी हिलने लगती है, जैसे ड्राइवर है और वो किसी ऐसे रोड पे जा रहा है जहाँ पर उबड़ खाबड़ है, फ्लोर एकदम सरफेस बराबर नहीं है, तो उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है, तो उसको हम लोग होल बॉडी वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होती है कि अनइवन सरफेस पे अगर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है, व्हीकल्स ड्राइव कर रहा है या कोई मशीन यूज कर रहा है तो पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। बेसिकली हम लोग कहते हैं फुल बॉडी वाइब्रेशन वो होती है जब आपके जबड़े खटखट खटखट करने लगे, तो उसको हम लोग होल बॉडी वाइब्रेशन कहते हैं। इसकी वजह से होल बॉडी वाइब्रेशन सिंड्रोम पैदा होती है। ठीक है, तो द इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एक्सपोजर टू हैंड आर्म वाइब्रेशन एंड होल बॉडी वाइब्रेशन। क्या इफेक्ट होता है जब हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम होता है या होल बॉडी वाइब्रेशन होता है? कुछ कॉमन से हेल्थ इफेक्ट होते हैं जो वाइब्रेशन की वजह से होते हैं। पहला हेल्थ इफेक्ट होता है वाइब्रेशन वाइट फिंगर डिजीज।
एक वाइट फिंगर होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स हमारी डैमेज हो जाती हैं और हाथ की उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। इसमें सेंसेशन खत्म हो जाता है, किसी चीज को टच करेंगे तो उसकी कोई फील नहीं आएगा उसमें। तो हैंड आर वाइब्रेशन, वाइट फिंगर डिजीज, लॉस ऑफ सेंसेशन, पेन, दर्द होगा, और नंबलेस इन द हैंड, आर्म्स, स्पाइन्स एंड जॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन से हेल्थ इफेक्ट हैं जो वाइब्रेशन की वजह से होते हैं। अब हैंड आर वाइब्रेशन सीरियस एंड परमानेंट हेल्थ इफेक्ट क्या क्या होते हैं। पहला होता है कि वेस्कुलर डिसऑर्डर हो जाता है, फिंगर की ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं। ठीक है ना। न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर्स होते हैं, नर्वस सिस्टम हमारा डैमेज होने लगता है। मसल्स एंड टेंडन्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जो बोन्स को टच पकड़ के रखते हैं ना, टेंडन्स, तो लिगामेंट टेंडन्स, उसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है, लूज हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। बोन एंड ज्वाइंट्स जो होते हैं, बोन एंड ज्वाइंट्स जो होते हैं वो डिसलोकेशन हो जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं। वाइट एंड जो नंब फिंगर आफ्टर प्रोलॉन्ग यूजेज, अगर लंबे समय तक के यूज करेंगे तो हाथ की उंगलियां सफेद हो जाएंगी और फिर वो बेकार हो जाएंगे। सो कहा अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन हेल्थ इफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ हैंड वाइब्रेशंस लीड टू ए कंडीशंस कॉल्ड राइनॉल्ड फिनोमेना। एक राइनॉल्ड्स फिनोमेना होता है, इस फिनोमेना को अफेक्ट करता है जो हमारी ब्लड के वेसल्स के, ब्लड को कैरी करने वाले वेसल्स, नसें होती हैं, उसको डैमेज कर देता है। इसको राइनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं। तो होल बॉडी वाइब्रेशन के हेल्थ इफेक्ट क्या होते हैं। आपकी लोअर बैक पेन हो जाएगा, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दर्द होने लगेगी, स्पाइन पेन होगा, फटीग आपको बहुत ज्यादा फील होगा, थकान सी महसूस होती रहेगी, इंसोमेनिया हो जाएगा आपको, फिर स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाएगी, और उसके बाद फिर हेडेक हो जाएगी। इंसोमेनिया मतलब स्लीप डिसऑर्डर, नींद की कमी। और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन क्या होते हैं। वेस्कुलर डिसऑर्डर पहली चीज है, जिसके अंदर हमारी नसें डैमेज हो जाती हैं ब्लड को कैरी करने वाली, तो इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, तो ब्लड सही तरीके से पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से वीकनेस आ जाती है। फिर ब्लैंचिंग ऑफ फिंगर्स हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्या होती है, नंबनेस होती हैं, टिंगलिंग्स होती हैं, रिड्यूस सेंसिटिविटी हो जाती है। मस्कुलर में क्या होता है, ग्रिपिंग स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, रिड्यूस डेक्स्ट्रिटी रिड्यूस हो जाएगी, आपकी खिंचाव कम हो जाएगा। अदर्स में पेन है, स्टिफनेस है जॉइंट्स के अंदर, ये सारी प्रॉब्लम्स वाइब्रेशन की वजह से वर्कर्स के अंदर क्रिएट होती हैं। फिर कहा कि व्हेन एक्सपोजर शुड बी असिस्ट comparison of measurement to the exposure limit established by recognized standard। तो भाई उसके लिए एक एक्सपोजर लिमिट बताई गई है कि अगर इतना एक्सपोजर लिमिट वाइब्रेशन का है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उससे ज्यादा का है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहा क्या है कि इफ देयर इज अ रिस्क फ्रॉम वाइब्रेशंस एंड एम्प्लॉइज आर लाइकली टू बी अफेक्टेड देन एक्सपोजर शुड बी असेस्ड बाय मींस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अगर आपको लगता है कि वहां पर वाइब्रेशन है जिसकी वजह से वर्कर्स इफेक्ट कर सकता है, उसकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, तो वहां पर रिस्क असेसमेंट होना चाहिए एज पर द रूल रिक्वायर्ड, एज पर द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड। वो इम्पोर्टेंट है, वो जरूरी है। सो कहा हेल्प्स द एम्प्लॉयर टू स्क्रीन द एम्प्लॉइज अफेक्टेड ड्यू टू प्रोलॉन्ग वाइब्रेशन। अगर एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो स्क्रीनिंग करे, यानी उसको देख रेख रखे, उसका एक हेल्थ सर्विलांस मेंटेन करे अगर लंबे समय तक के यूज करना है तो। कहा प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाइब्रेशन। लंबा पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आप वाइब्रेशन की सोर्स की प्रोवाइड करिए, उसके लेवल्स को बताइए कि किस लेवल का है वाइब्रेशन, उसके कंट्रोल मेजर किस बेस के ऊपर बनाए गए हैं, या उस लेवल ऑफ रिस्क के अकॉर्डिंग कंट्रोल मेजर्स को सजेस्ट करें। फिर उसके बाद जो रिस्क जोन है वर्क प्लेसेस के अंदर, तो एम्प्लॉयर को चाहिए कि वहां पर इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, और जो वर्कर्स एम्प्लॉयज वहां पर जा रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग बताइए, टैकल्स बताइए, तरीके बताइए कि डिफरेंट रिस्क एसोसिएटेड विद द जोन कौन कौन से हैं, कैसे आप उस रिस्क से बच सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं। तो कहा कंपैरिजन ऑफ वाइब्रेशन एक्सपोजर लेवल विद रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है कि इतने तक के वाइब्रेशन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी जो एक्सपोजर लिमिट वैल्यू जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद एक्सपोजर लिमिट आप अगर एक्सीड करते हैं वाइब्रेशन का तो नुकसान पहुंचाएगा। तो कंपैरिजन क्या होता है कि एक जैसे द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो
ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिकमेंड्स करता है स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर एक्सपोजर एक्शन and limit value to take the appropriate action to control and limit levels of the daily vibration exposure। अब ISO बताता है कि कितना डेली एक्सपोजर होना चाहिए बॉडी के ऊपर तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो कहा एक्सपोजर एक्शन वैल्यू EAV, एक्सपोजर एक्शन वैल्यू इज ए मेजर ऑफ डेली अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन एक्सपोजर। डेली कितना एक्सपोज आप करेंगे तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो एक्सपोजर वैल्यू है आपकी, है ना, डेली अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन कितना है, इधर हैंड आर्म वाइब्रेशन और होल बॉडी वाइब्रेशन, चाहे वो हैंड आर्म वाइब्रेशन की बात कर रहे हो चाहे होल बॉडी वाइब्रेशन की बात कर रहे हो, अगर दोनों की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कितना एक्सपोजर कितना होना चाहिए कि आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये एक्सपोजर एक्शन वैल्यू होती है। तो एम्प्लॉयर्स हैज टू टेक नेसेसरी कंट्रोल्स एक्शन इफ द वैल्यू इज अबव द प्री डिफाइंड लिमिट्स। अगर जो प्री डिफाइंड लिमिट्स वैल्यू बताई गई है, अगर उससे ज्यादा का एक्सपोजर आपके वर्क प्लेस पे हो रहा है, आपके एम्प्लॉय के साथ में हो रहा है, तो आपको चाहिए कि वहां पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कंट्रोल मेजर्स लगाना पड़ेगा, सो दैट कि जो है वो जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा फेस ना करना पड़े प्रॉब्लम्स को। अब एक्सपोजर की लिमिट्स वैल्यू बताई गई है कि एक्सपोजर लिमिट वैल्यू क्या है। कहा सिंगल डे में और वीकली भी बताया जाता है कि सिंगल डे में इतना होना चाहिए, वीकली इतना। एक्सपोजर लिमिट वैल्यू इज ए मेजर ऑफ वाइब्रेशन एक्सपोज्ड बाय एन एम्प्लॉय इन ए सिंगल डे। एक सिंगल डे के अंदर एम्प्लॉइज कितना वाइब्रेशन एक्सपोज कर रहा है, ये एक्सपोजर लिमिट वैल्यू होती है कि कितना करना चाहिए। ग्रेटर वैल्यू सिग्निफाइज हायर रिस्क टू द एम्प्लॉइज, अगर ज्यादा वैल्यू आ रही है तो रिस्क ज्यादा है। कहा एक्सपोजर एक्शन एंड एक्सपोजर लिमिट दो चीजें होती हैं, प्री डिफाइंड वैल्यूज, जैसे एक्सपोजर जो एक्शन क्या है इतना होना चाहिए, एक्सपोजर लिमिट वैल्यू इतना है। हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम के लिए बताया गया है कि डेली एक्सपोजर लिमिट वैल्यू क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, इतने में बताया गया है। अब ये बताया गया कि डेली एक्सपोजर एक्शन लेवल आपका कितना होना चाहिए, पता कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होना चाहिए, इतना होगा तो ठीक रहेगा, है ना। फुल बॉडी वाइब्रेशन के लिए लिमिट बताई गई है कि डेली एक्सपोजर लिमिट इतनी है लेकिन डेली एक्सपोजर एक्शन लेवल इतना होना चाहिए, इसके ऊपर अगर है तो इसके ऊपर आप रिड्यूस करने के लिए एक्शन लीजिए। तो कहा कि A8 फॉर्मूला होता है कि द एक्शन वैल्यू एंड द लिमिट वैल्यू आर नॉर्मली कैलकुलेटेड यूजिंग द A8 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला बताया जाता है जिसके थ्रू जो है वो कितना हमारा एक्शन वैल्यू है और कितना लिमिट वैल्यू है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A8 रिप्रेजेंट एवरेज, ए जो स्टैंड होता है वो एवरेज होता है, एवरेज एक्सपोजर ओवर एन 8 आवर्स। जो ए स्टैंड कर रहा है तो वो बता रहा है कि 8 घंटे में एवरेज एक्सपोजर किसी बंदे का कितना है, यानी 8 घंटे में इसके ऊपर कितना एक्सपोजर हुआ है, कितना इसके ऊपर पड़ा है वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड। तो कहा कि 8 आवर्स इन अ डे with respect to vibration magnitude and duration of exposure, कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर और मैग्नीट्यूड के साथ में कितना पड़ा है उसके ऊपर। तो कहा इट इंटीग्रेट्स टेडियस इंटीग्रल इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग डेली वाइब्रेशन एक्सपोजर। एक इक्वेशन बताई गई है जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड टेडियस इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं, तो उसके थ्रू ये चीजें कैलकुलेट हो जाती हैं। तो कहा एक्सपोजर पॉइंट सिस्टम क्या होता है कि कितने पॉइंट्स की भी बात करते हैं, तो एक्सपोजर पॉइंट सिस्टम यूज रेडी रेकनर टेबल फॉर कैलकुलेटिंग डेली वाइब्रेशन एक्सपोजर, की एक दिन के अंदर कितना एक्सपोजर हुआ है किसी वर्कर का, तो ये टेबल के थ्रू वो जो रेडी रेकनर टेबल होता है उसके थ्रू कैलकुलेट कर लेता है। तो कहा दिस सिस्टम बहुत ये वाली टेबल वाली सिस्टम बहुत ईजी होता है इन कंपेरिजन टू जो हमारा जो सीक्वेंस और इक्वेशंस के कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज 8 जो है आवर्स में कितना कैलकुलेट हुआ है, उस फॉर्मूले में रख के इक्वेशन में रख के वैल्यू को निकालते हैं। तो उससे बहुत आसान होता है कि रेडी रेकनर के टेबल्स पे आप पुट करके वैल्यू को आप देख सकते हैं कि कितना एक्सपोजर होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली देखिए मेंशन किया गया है कि वाइब्रेशंस मैग्नीट्यूड यहाँ पर बताया गया है कि कितना वाइब्रेशन मैग्नीट्यूड है फॉर एग्जाम्पल्स, और कितने तक के वो सेफ माना जाता है। तो इसी तरीके से जैसे रिस्क असेसमेंट में हम लोग लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस को देखते थे, उसी तरीके से हम इस टेबल में देख लेते हैं कि हम ग्रीन जोन में हैं तो ठीक है, सेफ है एकदम एक्सपोजर इतने पॉइंट तक के, और अगर येलो में जा रहे हैं तो मॉडरेट में माना जाएगा, और अगर रेड में जा रहे हैं तो ये हायर एक्सपोजर में है। तो उसी तरीके से हम लोग टाइम को घटाते रहते हैं। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहा है तो 3 आवर्स तक के काम कर सकते हैं,
यहाँ पे आ रहा है तो 2 घंटे तक काम कर सकते हैं, यहाँ पर 1.5 घंटे, 1 घंटा, 30 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद 5 मिनट, तो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग होता है कि कितना आप काम कर सकते हैं। सो कहा कि इट फीचर्स एक्सपोजर टाइम, एक्सपोजर टाइम को एक एक्सिस में बताता है और एक्स एक्सिस द वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड। एक्सपोजर टाइम कितना है आपका और ये मैग्नीट्यूड कितना है, दो में बता देता है। तो इस तरीके से ये एक्सिस पे पॉइंट को रख करके रिस्क असेसमेंट की तरह हम लोग पता लगा लेते हैं इसको। तो डिफरेंट पॉइंट्स वैल्यूज आर रिप्रेजेंट इन द मिडिल सेक्शंस इन डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स में बताए गए हैं। कलर रिप्रेजेंट द रिस्क वैल्यू, तो रिस्क वैल्यू बताता है उसके अंदर। तो इजी रेक्टेंगुलर टेबल्स के अंदर आसानी से वैल्यू को पुट करके हम लोग रख लेते हैं। और कैलकुलेशन ऑफ द लेवल रिस्क, तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो कहा कि वी विल फाइंड द लेवल ऑफ रिस्क यूजिंग द रेडी-रोकनर टेबल्स फॉर द बेलो कंडीशंस। जैसे एम्प्लॉई है, वो एक्सपोज हो रहा है वाइब्रेशन में 3 घंटे के लिए, 3 घंटे का ड्यूरेशन में वो फॉर एग्जांपल की वाइब्रेशन में जाएगा एंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाइब्रेशन मैग्नीट्यूड है। तो उसका डेटा क्या बता रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर 3 घंटा है, वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो पहला स्टेप्स क्या है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग एक्सपोजर पॉइंट इन द रेडी-रोकनर। अब क्या है, पहला स्टेप्स क्या है कि जो एक्सपोजर पॉइंट है वो रेडी-रोकनर टेबल्स के अंदर उसको फाइंड आउट करना है द अबव मेंशन ड्यूरेशंस एंड मैग्नीट्यूड के साथ में। The value corresponding to 150 points which is highlighted in the yellow color, येलो कलर में वो हाईलाइट करता हुआ मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कितना ड्यूरेशन, 3 घंटा और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इतने वैल्यू आई है 3 घंटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड बताया गया है। तो यहाँ पर 150 पॉइंट वैल्यू आई है इसकी। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा स्टेप्स कि इवैल्यूएट द लेवल ऑफ रिस्क बाय कंपेयरिंग द अबव मेंशन वैल्यू 150 पॉइंट्स विद प्री डिफाइंड पॉइंट्स। जैसे कहा गया है कि अगर 100 से 400 के बीच में आता है एंड द कलर कोडिंग के साथ में रखा गया उसमें। फिर कहा कि स्टेप 3 में इन दिस केस द लेवल ऑफ रिस्क लाइज अबव एक्शन वैल्यू, एक्शन वैल्यू से ऊपर आ रही है, ठीक है। सो necessary action should be taken by employer to eliminate the risk completely, same as it is risk assessment की तरह है। उसी तरीके से इसमें दो वैल्यू होती हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर और मैग्नीट्यूड ऑफ, कि कोई वर्कर 3 घंटे काम कर रहा है या 4 घंटे काम करेगा उस मशीन के ऊपर, और उस मशीन के ऊपर जो वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ये दोनों को हम लोग टेबल में रख करके और उसके बाद पॉइंट्स को देख लेते हैं। और पॉइंट्स जो बताया गया है, रिकमेंडेड एक्शन का पॉइंट बताया गया है कि अगर इससे बीच में आता है तो क्या एक्शन लेना है हम लोगों को, तो उससे हम लोगों को पता चल जाता है और इजीली उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जो बेसिक वाइब्रेशन कंट्रोल मेजर्स होते हैं वो क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, वही सिंपली है, एलिमिनेट करिए, सब्स्टिट्यूट करिए, चेंज कर वर्क मेथड, मेंटेनेंस करिए, पीपीईस पहुंचाइए, जो है प्रोवाइड करिए। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू वाइब्रेशन लीड्स टू सीरियस हेल्थ इफेक्ट। लंबे समय तक के अगर कोई है वाइब्रेशन में और वो प्रॉपर तरीके से अगर वो काम नहीं कर रहा है या प्रॉपर पीपीज नहीं यूज कर रहा है या प्रॉपर मेंटेनेंस किसी मशीन की नहीं है, तो क्या होगा कि हायर एक्सपोजर उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर होगा, जिसका इफेक्ट भी उसको झेलना पड़ेगा और लंबे समय तक के एक्सपोजर में रहने पे कई सीवियर डिजीजेस भी हो सकती हैं। तो कहा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू वाइब्रेशन लीड्स टू सीरियस हेल्थ इफेक्ट विच रिजल्ट इन लो प्रोडक्टिविटी एंड लो इफिशियंसी। हेल्थ इफेक्ट हो जाएगा तो भाई प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी दोनों डिक्रीज हो जाएंगी उस बंदे की। इसलिए कहा प्रोविजन ऑफ एप्रोप्रिएट वाइब्रेशन कंट्रोल मेजर्स इन द वर्कप्लेस इंश्योर सेफ एंड सिक्योर वर्क प्रैक्टिस एंड मिनिमाइज द रिस्क। जो प्रोविजन होता है वाइब्रेशन कंट्रोल का वर्क प्लेसेस के ऊपर, वही सुनिश्चित करता है कि हमारा वर्क प्लेस सेफ है और सिक्योर है, प्रैक्टिसेस गुड है, हमारी प्रैक्टिसेस सही हैं। तो सोर्स क्या होता है, सोर्स है, ड्यूरेशन है, पाथवे है, पर्सन है। इस तरीके से हम लोग कंट्रोल मेजर लगाते हैं। तो सोर्स के बारे में कहा जाता है या तो सोर्स को एलिमिनेट करो या सोर्स को सब्स्टिट्यूट करो। जैसे खटखट खटखट पंखा कर रहा है तो ये पंखा ही हटा दो, या पंखे को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या चेंज वर्क मेथड कर दीजिए, या मेंटेनेंस करवा दीजिए, ऑयलिंग ग्रीसिंग करवा दीजिए। तो सोर्स पे वाइब्रेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। अब वहां पर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल चिपिंग मशीन कोई चला रहा है, वाइब्रेशन ज्यादा है तो चिपिंग मशीन को ही या तो हटा दिया जाए, या तो चिपिंग मशीन का कोई सब्स्टिट्यूट लेस हजार्ड या लेस वाइब्रेशन वाली चिपिंग मशीन लाइए, या चेंज द वर्क मेथड, वर्क मेथड को चेंज कर दिए। तो वर्क मेथड में फॉर एग्जांपल कि जो वर्कर है उस वर्कर का एक थोड़ा टाइम चेंज कर दीजिए तो उससे कम हो जाएगा, या वे ऑफ वर्किंग चेंज कर दिए
उस मशीन की मेंटेनेंस प्रोवाइड कर दीजिए, यानी जब मशीन मेंटेन रहेगी तो वो कम वाइब्रेट करेगी, और मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा करेगी। तो लगातार मेंटेनेंस पीरियोडिकली होना चाहिए, जिसकी वजह से सोर्स पे ही वाइब्रेशन को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ड्यूरेशन में देखा जाता है कि एक कितना समय कोई वर्कर दे रहा है, तो लिमिट टाइम एक्सपोज कितना है उसको कम करेंगे और जॉब रोटेशन कर देंगे। यानी 1-2 घंटा कोई करेगा, 3 घंटे तक के कर सकता है तो 2 ही घंटा काम कराया, 2 घंटे के बाद उसको दूसरे काम पे भेज लिया जहां पर वाइब्रेशन नहीं था और दूसरे बंदों को वहां इन्वॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से ड्यूरेशन कम कर दिया और पाथ को कम कर दिया। वाइब्रेशन सिर्फ वहां नहीं बल्कि जो आसपास के नियर क्लोज हैं, अगर कोई मशीन ऐसी है तो उसके नियर क्लोज को भी वाइब्रेट कराएगी, उसकी बॉडी को एक्सपोज करेगी, तो उनको आइसोलेट करना है, पाथ के थ्रू वाइब्रेशन को रोकना है। एंड फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी देना है, शॉक एब्जॉर्बिंग या वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग ग्लव्स दे दिया अगर कोई चिपिंग मशीन यूज कर रहा है, वर्कर यूज कर रहा है, अगर इसको हमने कोई वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने वाले ग्लव्स दे दिया है, फिर उसके बाद फिर उसके हाथों के ऊपर, फिंगर के ऊपर वाइब्रेशन का रोल कम हो जाएगा। फिर इसके टाइम को हमने बांट दिया है, 2 घंटे करो फिर दूसरे काम में चले जाना, दूसरा बंदा आके ये काम करेगा, जॉब रोटेशन कर दिया है हमने। फिर उसके साथ में और कर दिया कि इसको गुड प्रैक्टिसेस भी बताई है, ट्रेनिंग भी बताई है कि ग्रिपिंग बहुत मजबूत मत पकड़ना, जितना मजबूत पकड़ोगे उतना ज्यादा एक्सपोजर आपका होगा, यानी उतना ही ज्यादा वाइब्रेशन आपके हाथों को नुकसान पहुंचाएगा। एक लिमिट के अंदर ग्रिप की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है कि ना बहुत लूज की मशीन छूट जाए ना बहुत टाइट। जितना आप लूज पकड़ेंगे तो उतना ही वाइब्रेशन एक्सपोजर कम होगा, जितना ही टाइट पकड़ेंगे वाइब्रेशन एक्सपोजर उतना ही ज्यादा होगा। तो ये भी गुड प्रैक्टिसेस में है कि वर्क मेथड, वर्क तरीका, काम करने का तरीका भी उनको बताया गया, जिसकी वजह से भी एक्सपोजर कम हुआ। फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में जैसे बताया ना कि कुछ ऐसे ग्लव्स होते हैं जो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ऐसे वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग ग्लव्स उनको प्रोवाइड कर दिया गया। तो कहा था एम्प्लॉयर नीड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग कंट्रोल मेजर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद द वाइब्रेशन। बहुत से तरीके हैं, बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन एम्प्लॉयर को ये तरीके यूज करने चाहिए प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स के आइडेंटिफाई कर सकें। कहा आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ हाई वाइब्रेशंस एंड एलिमिनेट इट वेयर एवर पॉसिबल। सोर्स को आइडेंटिफाई करिए जो वाइब्रेशन का सोर्स है और वहीं पर एलिमिनेट करिए अगर संभव हो सके तो। फिर कहा मैकेनाइज और ऑटोमेट द वर्क टू एलिमिनेट और रिड्यूस द रिस्क ऑफ वाइब्रेशन। काम को ऑटोमेट कर दीजिए, है ना, तो इससे क्या होगा, मैकेनाइज कर दीजिए, मशीन अपने आप कर दे, तो जाहिर सी बात है फिर उसके कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, तो फिर इशू ही नहीं है, वाइब्रेशन ही नहीं होगा, मैकेनिकल मशीन उसको काम कर रही है। फिर कहा हमेशा जो है वो जो ऐसे टूल को यूज करिए, ऐसे मशीन को यूज करिए जहां पर लो वाइब्रेशन जो इमिशन हो, जहां से कम वाइब्रेशन निकल रहा हो, है ना। तो वाइब्रेशन को अरेस्ट करने वाले जो अरेस्टर होते हैं उसको आप इंस्टॉल करा सकते हैं ताकि जो हाइयर वाइब्रेशन है वो एलिमिनेट किया जा सके। फिर उसके बाद वर्कर्स को आप मोटिवेट करिए, प्रमोट करिए, इनकरेज करिए कि वो पीपीईज को यूज करें, जो कि ऐसे पीपीईज जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने वाले ग्लव्स हैं उनको पहने। फिर इक्विपमेंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करवाते रहिए, लगातार मेंटेनेंस वायलिंग यानी ग्रीसिंग करवाते रहेंगे तो एक्सेसिव वाइब्रेशन जो बढ़ के आता है वो नहीं आएगा। फिर एक्शन जो अगर कहीं पर कोई ऐसा लगता है कि एक्सपोजर एक्शन वैल्यू है और एक्सपोजर लिमिट वैल्यू एक्सीड हो रही है, तो प्री डिफाइंड वैल्यू से जितना बताया गया था उससे ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, तो इमिडिएटली उसको उसके ऊपर एक्शन लीजिए, उसको कम करने की कोशिश करिए। फिर जो वर्कर्स जो वर्क प्लेस पे इन्वॉल्व हो रहे हैं वाइब्रेशन के वर्क में, मशीनों में, तो उनके लिए चाहिए कि उनको भी प्रॉपर तरीके से आप इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, सो दैट कि उनके उसके थ्रू जो एक्सपोजर ऑफ वाइब्रेशन है उसको कम किया जा सके। और लगातार आप मेडिकल चेकअप करवाते रहिए, जो प्रिडिक्ट अर्ली इंडिकेटर्स होते हैं हेल्थ इफेक्ट्स के, वो पता चल जाए हमको और हम लोग कंट्रोल कर सकें उसको। तो प्रिकॉशनरी कंट्रोल मेजर्स में आप क्या क्या ले सकते हैं, कि प्रिकॉशन के तौर पे क्या क्या ले सकते हैं। पहली चीज तो है कि सही और सुइटेबल इक्विपमेंट्स को आप सिलेक्ट करिए। तो सही का मतलब क्या है कि द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी कंसीडर व्हाइल सिलेक्टिंग और परचेजिंग अ न्यू इक्विपमेंट फॉर अ टास्क। नया इक्विपमेंट्स अगर आप कोई परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा कि कुछ फीचर्स आपको देखने होंगे सिलेक्ट करने से पहले, जैसे वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड का वाइब्रेशन ये इमिट करेगा।
ज़्यादा अगर मैग्नीट्यूड है उसका तो ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, तो कम मैग्नीट्यूड वाला जो इक्विपमेंट होगा उसको ही परचेज करें। कंपोजिट मटेरियल, generally these types of materials ensure enhanced vibrations and acoustic properties. The materials reduces vibration up to 45% compared to the other material. कुछ ऐसे materials होते हैं जो acoustic properties रखते हैं और वो वाइब्रेशन को रिड्यूस करते हैं, तो अगर वो कंपोजिट मटेरियल का बना हुआ हो तो जाहिर वो प्रीफर किया जाएगा। इनोवेटिव डिजाइन, डिजाइन के अंदर कुछ नया इनोवेशन होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल सम टाइप्स ऑफ पोर्टेबल पेट्रोल ड्राइवन इक्विपमेंट्स प्रोविजन इज provided to release the exhaust gas through the operating handles. So this types of design makes the user hand, arm and provides comfort while working in cold weather conditions. कुछ इनोवेटिव डिजाइन है कि कुछ ऐसी मशीन है कि काटने वाली मशीन है या ग्राइंडिंग या कुछ भी है, तो वहां से स्मोक जो है वो हैंडल से निकलेगा तो हैंडल गर्म रहेगी, वो स्पेशली उस एरिया के अंदर या उस वेदर के लिए जहां पर ठंडा हो। So preference to be given to the above mentioned items while selecting or purchasing a new equipment. हमेशा प्रीफरेंस दी जाएगी उसमें। दूसरा है कि मेंटेनेंस प्रोग्राम जो है वो बहुत ही टाइम पीरियड के साथ में होना चाहिए। पीरियोडिक मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट्स इंश्योर मिनिमल एक्सपोजर टू द वाइब्रेशन एट वर्क। जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है वो बहुत जरूरी है, लगातार उसको आप टाइम टू टाइम मेंटेन करवाते रहिए। मेंटेन करवाएंगे तो वाइब्रेशन का जो लेवल है, एक्सपोजर है, वो इंक्रीज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल स्मॉल इम्बैलेंस इन द मैकेनिकल इक्विपमेंट प्रोड्यूस हायर लेवल ऑफ वाइब्रेशन। छोटा सा कोई इम्बैलेंस हुआ जिससे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा मशीन में हो गया, तो वॉर्न आउट शॉक एब्जॉर्बिंग है ना, मोटर बाइक्स वगैरह में आप देखिए कि ऐसे ग्लव्स यूज करते हैं कि जो शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, तो आपके हाथों के ऊपर उसका असर नहीं होगा। तो लिमिटिंग द टाइम वर्कर्स आर एक्सपोज टू द वाइब्रेशन, उनके टाइम को लिमिट कर दिए, रिड्यूस कर दीजिए, है ना। रिस्क एसेस किया, लॉन्ग ड्यूरेशन वाइब्रेशन एक्सपोजर हो रहा है तो ड्यूरेशन को रिड्यूस कर दिया आपने, एलोकेट कर दिया नॉन वाइब्रेटिंग वर्क में जो यहाँ पर वाइब्रेशन का वर्क नहीं है, 2 घंटा यहाँ काम करो, 2 घंटा वहां काम करो। ऑर्गेनाइज वर्क शेड्यूल को ऑर्गेनाइज कर दिया जॉब रोटेशन के थ्रू। मशीन प्रोड्यूस हाई वाइब्रेशन मैग्नीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, उसके लिए कंट्रोल मेजर क्या है, पीपीस को अच्छा दीजिए, फ्रीक्वेंसी में ब्रेक कराइए, छोटे थोड़े जल्दी उसको हटाइए, चेंज करते रहिए, और हमेशा मैग्नीट्यूड को हमेशा सेफ रेंज में रखिए। कोल्ड और ह्यूमिड इन्वायरमेंट के अंदर जॉब रोटेशन हमेशा जल्दी करिए। ग्लव्स और वार्म क्लोथिंग का प्रोविजन रखिए कि उनको प्रोवाइड करिए, वार्म क्लोथिंग प्रोवाइड करिए, इससे कंफर्ट फील होगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, है ना, तो उसकी वजह से व्हाइट फिंगर डिजीज जैसी कंडीशंस क्रिएट नहीं होंगी। और जो वर्कर्स विद हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम जिसके पहले से हो रहा है या सिम्टम्स हो गया है, तो उसकी हेल्थ सर्विलांस को आप प्रॉपर्ली मेंटेन करवाते रहिए। उसके अलावा भी अदर मेजर्स भी बताए जाते हैं, जैसे इंश्योर असेसमेंट ऑफ द वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द हैंड टूल्स एंड मेड एज पर द आईएसओ। जितना आईएसओ ने कहा है वैसे उसको पीरियडिकली रिव्यू करते रहिए, रीशेड्यूल करते रहिए, वर्क को ऑटोमेशन करने की आवश्यकता है, हमेशा कंट्रोल में रखिए। सेफ वर्क प्रैक्टिस को हमेशा प्रमोट करिए, ट्रेनिंग को इंक्रीज करिए, ट्रेनिंग के या एजुकेशन से, इंफॉर्मेशन से, कंसल्टेशन से जो रिलेटेड एक्टिविटीज है उसको इंक्रीज कर दीजिए। हेल्थ सर्विलांस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेल्थ सर्विलांस से क्या होता है, कुछ ऐसे फंक्शन हेल्थ सर्विलांस के होते हैं कि पहले से ही हेल्थ इफेक्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं जिसको बढ़ने से रोक लिया जाता है। तो मेडिकल असिस्टेंट जो सिम्टम्स को स्टॉप कर देता है, डिजीजेस को अर्ली स्टेजेस में रोक लेता है। हैंड आर्म्स जो वर्कर्स हैं उनमें डिफिशियंसी वैसे दिखाई देने लगती है, अगर सिंड्रोम्स क्रिएट होने वाला होता है तो डिफिशियंसी पहले से पता चलने लगती है। अगर कोई वर्कर्स को लोअर बैक पेन या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है कोई, तो वो तुरंत कंसल्ट करे अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से, फर्स्ट एडर से, डॉक्टर से। एक कॉम्पिटेंट पर्सन को हमेशा जो है वो अपॉइंट करिए जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वर्कर्स के हेल्थ के इश्यूज के रिगार्डिंग हमको अपडेट करता रहे। ठीक है, तो